हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस वी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है। आज हम चर्चा करेंगे फ्लाइन इफ़ेक्ट के बारे में कि फ्लाइन इफ़ेक्ट क्या है और फ्लाइन इफ़ेक्ट के हिसाब से मानव का मस्तिष्क की कैपेसिटी बढ़ रही है, उसका IQ बढ़ रहा है, तो उसके सच का अवलोकन करेंगे कि क्या ये सही में है कि आदमी का जो IQ है वो बढ़ रहा है और कितने दिनों में कितना बढ़ रहा है। एक दशक में 3 पॉइंट बढ़ रहा है या इतना ही दिन में इतना क्यों बढ़ रहा है। इन सारे पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। साइकोलॉजी के हिसाब से इस रिसर्च को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है और बहुत चर्चा में रहा है ये रिसर्च। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं फ्लाइन इफ़ेक्ट के बारे में, मानव के विकास के बारे में, मानव मस्तिष्क के बारे में और बच्चों का कुपोषण से कैसे किसी व्यक्ति का IQ प्रभावित होता है, या गर्भावस्था में अगर अल्कोहल और तंबाकू का सेवन किया जाए तो आने वाले जो पीढ़ी है उसका IQ बढ़ने के बजाय घटेगा। इन सारे बातों का हम इसमें समावेश करते हैं और ये भी देखते हैं कि जैसे कि एक विकसित देश में किसी व्यक्ति का IQ बढ़ता है, क्या वैसे कुपोषण से पीड़ित जो देश है वहाँ भी IQ बढ़ता है। तो इन सारे बातों का आज विश्लेषण करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फ्लाइन इफ़ेक्ट के बारे में। एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है जेम्स फ्लाइन। उन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि मानव के बुद्धि लब्धांक यानी कि IQ में, या यूँ समझ लीजिए एवरेज IQ में 2.2% की वृद्धि हुई है। फ्लाइन के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उनके द्वारा 72 देशों का अध्ययन किया गया। मानव बुद्धि लब्धांक यानी कि IQ में इस तरह के बदलाव का नाम दिया गया फ्लाइन इफ़ेक्ट। फ्लाइन अपनी खोज से स्वयं आश्चर्यचकित थे कि जब मानव शरीर और मानव मस्तिष्क के विकसित होने में 5 लाख वर्ष लगा है, या लाखों वर्ष कह सकते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे भी ज़्यादा लगा है, तो लाखों वर्ष लगा है मानव के मस्तिष्क के विकास में। तो वर्तमान 60 से 70 साल में इतनी द्रुत गति से मानव मस्तिष्क में इतना सुधार कैसे संभव हुआ। अब हम चर्चा करते हैं मानव के विकास का। ऐसा माना जाता है कि ज्ञानी मानव का विकास वर्तमान के अफ्रीका महादेश में हुआ। 2 लाख साल पूर्व विकसित अवस्था में पाए जाने वाले मनुष्य के विकास को हम 2 भाग में बांट सकते हैं। अगर एक भाग की बात करें तो होमो इरेक्ट्स, तो 2 भाग में अगर हम इसका अध्ययन करें तो हम कह सकते हैं कि 2 लाख साल पूर्व विकसित अवस्था में पाए जाने वाले मनुष्य का विकास 2 भाग में विभाजित हो गया। यूँ बोलिए कि एक हो गया होमो इरेक्ट्स के बाद का बदलाव अर्थात परिवर्तन, और इसको हम कह सकते हैं निएंडरथल, और दूसरा का नाम दे सकते हैं क्रोमोगेनेन। तो निएंडरथल मनुष्य का अंत हो गया और क्रोमोगेनेन स्टेज से मनुष्य वर्तमान स्वरूप तक पहुंच पाया है। अब अगर हम बात करें कि 6 से 2 मिलियन वर्ष पूर्व मानवीय जीवाश्म की बात करें और उसके अध्ययन की बात करें जो कि अफ्रीका में पाया गया, तो उसके अध्ययन के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला गया कि ज्ञानी मानव का विकास सर्वप्रथम अफ्रीका महादेश में ही हुआ। 6 से 2 मिलियन वर्ष पहले रहने वाले प्रारंभिक मनुष्य के जीवाश्म का अध्ययन जो कि अफ्रीका से प्राप्त होने का दावा किया जाता रहा है। वर्तमान में मानव विकास से संबंधित वैज्ञानिक यानी कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट 15 से 20 विभिन्न प्रजातियों को पहचानने का दावा करते हैं और उनका दावा है कि बंदर से मनुष्य तक की जो विकास यात्रा है 6 मिलियन वर्षों में पूरी हुई। 4 मिलियन साल पहले 2 पैरों पर चलने की क्षमता विकसित हुई थी। बड़े आकार का और जटिल मस्तिष्क उपकरण बनाने और उपयोग करने की क्षमता और भाषा की क्षमता बाद में विकसित हुई। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि पिछले 1 लाख वर्षों में मनुष्य के मस्तिष्क में जटिल प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति, कला और विस्तृत सांस्कृतिक विविधता जैसी क्षमता विकसित हुई। पर्यावरण के अनुकूल जो प्रजातियां नहीं थी वे विलुप्त हो गईं। तो प्रजातियों में
जिनका मतलब विकास होता है वह अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जो प्रजातियों का जो विकास होता है तो अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए होता है। तो फ्लाइन प्रभाव के हिसाब से आधुनिक मानव अर्थात होमो सेपियंस का मस्तिष्क विकसित हो रहा है या मतलब सच कुछ और ही है, इस पर हम विवेचना करेंगे। तो देखते हैं कि अगर हम जैव वैज्ञानिक विकास वैज्ञानिक का जो रिसर्च सब हुआ है उसका विश्लेषण करें और उससे अगर हम इसके प्रश्न का उत्तर खोजने का कोशिश करें तो हम पाते हैं कि यह जो परिवर्तन होता है मस्तिष्क में या सोचने क्षमता में या विकास या ह्रास, तो यह परिवर्तन और बदलाव डीएनए में उत्परिवर्तन अर्थात म्यूटेशन से होता है। अब उत्परिवर्तन को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वह खान पान, मानसिक सक्रियता, संघर्ष और या ये वातावरण में केमिकल्स के अनुपात में वृद्धि। तो फिर ये परिवर्तन एक विशेष निवास स्थान में रहने वाले एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के समूह में आम हो जाती है या ये आनुवांशिक विशेषताएं संतानों को विरासत में मिलती हैं जो उन्हें पर्यावरण के साथ अनुकूलित होने में मदद करती है। तो आज के वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि फ्लाइन प्रभाव हमारे वर्तमान सोसाइटी और समाज के लिए क्यों और कैसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसका एक रिवर्स फ्लाइन इफेक्ट भी होता है। इसमें हम देख सकते हैं कि कई बार आईक्यू घटता है या वृद्धि के बजाय हम देखते हैं कि आईक्यू में कमी हो गई है। तो कई बार रिवर्स फ्लाइन इफेक्ट में ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि आईक्यू में कमी ही हुई है। तो एक हो गया हमारा फ्लाइन इफेक्ट और दूसरा हो गया रिवर्स फ्लाइन इफेक्ट। तो फ्लाइन इफेक्ट के हिसाब से आदमी के आईक्यू में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है और ख़ास करके इधर के दशक में बहुत तेज़ी से। तो इसमें ये फ्लाइन और अगर हम रिवर्स फ्लाइन इफेक्ट की बात करें तो इसमें इस तथ्य पर ध्यान दिया जाता है कि हमें आईक्यू टेस्ट के बारे में क्यों इतना ध्यान देना चाहिए और फ्लाइन प्रभाव उत्पन्न करने वाले कारक कौन कौन से हैं इस पर के बारे में जानते हैं। तो आईक्यू टेस्ट बुद्धिमत्ता मापन हेतु उपयोग में लाया जाता है और इसका उपयोग हम यह सीखने में करते हैं कि अति अक्षमता को परखने के लिए करते हैं या इसका उपयोग सीखने के लिए भी हम करते हैं। इसके द्वारा हम एक वंचितों को एक विशेष एकोमोडेशन, सेवा और सहारा भी प्रदान कर सकते हैं। और अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में एक केस बहुत चर्चित हुआ था, अल्किंस वर्सेस वर्जीनिया। तो इसके मामले में अल्किंस वर्सेस वर्जीनिया के मामले में यह विवाद का विषय रहा कि कम आईक्यू वाले अपराधियों को आजीवन कारावास दिया जाए अथवा नहीं। तो कई बार अमेरिका जैसे देशों में भी आईक्यू जांच को भेदभाव का हथियार माना गया। आईक्यू जांच का सबसे बुरा पहलू यह है कि यह बुद्धिमत्ता के दूसरे स्वरूप की उपेक्षा करता है, जैसे सामाजिक संवेदना की कौशलता और व्यक्तिगत रिश्ता विकसित करने का गुण। इस तरह आईक्यू के बारे में यह आरोप लगाया जाता है कि यह एक ही तरह के बुद्धिमत्ता के मापन पर केंद्रित है। इस तरह कई परिप्रेक्ष्य में अगर हम ध्यान दें और अध्ययन करें तो पाते हैं कि बुद्धिमत्ता के जांच के लिए सिर्फ आईक्यू पर ध्यान केंद्रित करना संदेह के घेरे में है। लेकिन जो भी हो, जेम्स फ्लाइन का यह खोज बहुत चर्चित रहा कि आदमी का आईक्यू घट और बढ़ सकता है। सन 1984 में जेम्स फ्लाइन ने यह खोज किया कि 1932 से 1978 के बीच मनुष्य के आईक्यू में 13.8 पॉइंट की वृद्धि हुई है और इस तरह प्रत्येक डिकेड में 3 पॉइंट्स की वृद्धि हुई है। अब हम जानते हैं कि कौन कौन सारा चीज़ फ्लाइन इफेक्ट उत्पन्न कर सकता है। तो माता पिता और अभिभावक के द्वारा अपने बच्चों पर विशेष अगर ध्यान दिया जाए तो उसका आईक्यू बढ़ता है। फिर अगर मतलब गर्भावस्था में महिलाओं को अच्छा खासा पोषण दिया जाए तो उनका आईक्यू, बच्चों का आईक्यू बढ़ता है। या मतलब गर्भावस्था में अगर महिलाएं अल्कोहल और तंबाकू का सेवन करती हैं तो उनके बच्चों का आईक्यू घटता है। फिर हम देख सकते हैं कि मतलब रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर अगर ध्यान दें या मतलब टेस्ट टेकिंग करें या मतलब इस तरह से संघर्ष करें तो हमारा आईक्यू बढ़ सकता है। लेनिन के बारे में कहा जा सकता है कि अपने देश को लेकर के वो इतना चिंतित हुए कि रात भर में ही उनका बाल सफ़ेद हो गया। तो यंगर जनरेशन को अगर मतलब हम लोअर टेस्ट पर रखते हैं, कम टेस्ट लेते हैं तो उनका क्षमता में आईक्यू में कमी होती है। तो फिर और जो प्रवास में लोग रहते हैं, अपने घर छोड़ करके माइग्रेंट होते हैं तो रिवर्स फ्लाइन इफेक्ट के भी शिकार हो जाते हैं। लेकिन कई